देखिए, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। ठीक है। कक्षा 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है वह है कि क्या डोबेराइनर के त्रिक न्यूडल्स के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। लिखेंगे कि हाँ, यानी कि पाए जाते हैं, जैसे LiNa और K, यानी कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डोबेराइनर के त्रिक है जो न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ रे संगीत के स्वर में है। ठीक है, स्तंभ रे संगीत के स्वर में ये जो है। ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपका 2 नंबर कहता है कि डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? लिखेंगे उत्तर कि डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहला है कि उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण त्रिक के आधार पर नहीं हो सका था। ठीक है। और दूसरा का है कि यह त्रिक नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रहा। ठीक है। तीसरा है कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात हो सके थे। ठीक है, उसके बाद ज्ञात नहीं हो सके थे। ठीक है। चलिए चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 3 नंबर में। देखिए, तीसरा का प्रश्न है, कह रहा है कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? लिखेंगे उत्तर में कि न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं जो है निम्नलिखित है। लिखेंगे पहला कि यह सिद्धांत केवल हल्के तत्व तथा कैल्शियम तक ही लागू होता था। ठीक है। दूसरा का है कि अक्रिय गैस के निर्माण के बाद 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के समान न होकर 9वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होने लगा। ठीक है। तीसरा का है कि दो तत्वों को एक साथ रखा गया है, जैसे कोबाल्ट और निकेल। ठीक है, Ce और La, यानी कि इन दोनों तत्वों को एक साथ रखा गया है। पांचवा है कि असमान तत्वों को एक साथ रखा गया है एवं समान तत्वों को अलग अलग रखा गया है, जैसे ठीक है CO और Ni को, ठीक है, AFCI और H को के साथ रखा गया है और Fe को CO के साथ तथा Ni से दूर रखा गया है। ठीक है। चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न बनता है 4 नंबर का कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? देखिए, यानी कि 2 उदाहरण दीजिए। लिखेंगे, देखिए इसके जो 2 उदाहरण है वो है कि एस्केडियम एवं जर्मेनियम। इनके लिए जो मेंडलीव है वो खाली जगह छोड़े थे आवर्त सारणी में और बाद में ये जो है मिला और उसे रखा गया उसमें। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन कौन से मापदंड अपनाया था? लिखेंगे उत्तर में कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाया। पहला है कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। दूसरा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखने का प्रयास किया। तीसरा कि तत्वों के हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडों के अणु सूत्रों को मूलभूत गुणधर्म मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 7 नंबर। देखिए, 7वां जो प्रश्न है वो कहता है कि आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? उत्तर लिखेंगे उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के बाद हुई और ये गैस क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना इसे एक अलग समूह में रखा गया। ठीक है। चलिए देखिए, देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 8 नंबर प्रश्न है। 8वां प्रश्न कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया है? लिखेंगे उत्तर कि पहला है कि हाइड्रोजन विद्युत धनात्मक तत्व है और इसका गुणधर्म क्षार धातु समूह 1 के गुणधर्म से अधिक मिलता है
अतः आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम आवर्त एवं प्रथम समूह में रखा गया है। देखिए 2 नंबर, तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, जिससे तत्व के समस्थानिकों को तत्व के साथ उसी स्थान पर आवर्त सारणी में रखा गया, क्योंकि एक तत्व के सभी समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होती है। अब देखिए 3 नंबर, कह रहा है कि तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाने पर अधिक अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व के पहले आ गए थे उसने स्वतः संशोधित हो गया। ठीक है। अब देखिए चौथा है आपका कि अक्रिय यानी कि उत्कृष्ट गैसों को 18वें समूह में रखा गया। 5वां है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में समूह 8 में 3-3 तत्वों को जो एक साथ रखा गया था वह आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के आधार पर स्वतः अलग अलग समूह में चले गए, यानी कि अपने आप अलग अलग समूह में वो चले गए। ठीक है। देखिए 1 मिनट तो इसका भी तो मैं कलर चेंज कर दूं। हाँ चलिए आ गया। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न 9 नंबर की, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशील दिखने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए, आपके चयन का क्या आधार है। नाम लिखना है, आपने उसे क्यों चयन किया है ये भी बताना है। तो उत्तर लिखेंगे। देखिए कि मैग्नीशियम समूह का 2 सदस्य है। चूंकि एक ही समूह के तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता एक समान होती है, क्योंकि सबों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन समान होता है, इसीलिए समूह 2 के तत्व बेरिलियम एवं कैल्शियम है, जिसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम के समान होती है। देखिए चलिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि निम्न का नाम बताइए। पहला कि 3 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। दूसरा है कि 2 तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तीसरा है कि 3 तत्व जिनके बाहरी कोश में कोश पूर्ण हो। तो उत्तर लिखेंगे। देखिए ए में कि बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहला है कि तत्व समूह 1 का है। समूह 1 के 3 तत्व है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम। अब देखिए बी नंबर में क्या हो जाएगा। बी में है कि आपका बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, यही ना हो जाएगा। आपको तत्व समूह 2 का है। समूह 2 के 2 तत्व मैग्नीशियम और कैल्शियम। सी में हो जाएगा बाहरी कोश पूर्ण है, तो वो आपका हो जाएगा बाहरी कोश जो पूर्ण है वो होगा। देखिए तत्व 18 का है। समूह 18 के 3 तत्व हीलियम, नियॉन और आर्गन। ठीक है। चलिए अब देखिए लिख देंगे इसको कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है? क्या इन तत्वों के परमाणु में कोई समानता है? चलिए तो इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए वो क्वेश्चन था, अब ऐसे आ गया ये उत्तर। देखिए ए बी और सी तीनों के, तो इसका भी वही उत्तर हो जाएगा जो पहले वाला का था। 300 लिथियम पोटेशियम सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और हीलियम, नियॉन और आर्गन। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा इसका भी। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? बी क्वेश्चन है कि हीलियम एवं अक्रियशील गैस हैं, जबकि नियॉन की अभिक्रियाशीलता अत्यंत कम है। इनके परमाणुओं में कोई समानता है? ठीक है, लिखेंगे उत्तर। देखिए कि हाँ, क्योंकि तीनों तत्व जल के साथ समान अभिक्रिया करते हैं, अतः तीनों एक ही समूह के तत्व है, इसीलिए तीनों के बाहरी कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होंगे
और बी नंबर का उत्तर है कि हीलियम एवं नियॉन दोनों अभिक्रियाशील गैस है, अर्थात दोनों समूह 18 के तत्व हैं, इसीलिए दोनों के बाहरी कक्षा पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर जो प्रश्न है वो है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कौन कौन से धातु हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में लिथियम, बेरिलियम, 2 धातुएं बोरॉन बोरॉन उपधातु है और शेष 7 हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और नियॉन यानी कि अधातुएं हैं। ठीक है, ये सभी हैं। चलिए आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का कि आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है। ठीक है, देखिए आप लिया हुआ है, चलिए लिखेंगे उत्तर। उत्तर तत्व में देखिए Ga, Ge, As और Ac तथा Be में तत्व Be आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है और शेष तत्व ये सब जो आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित है। आवर्त में बाईं से दाईं जाने पर तत्वों के धात्विक अभिलक्षणों में कमी होती है, अतः बेरिलियम में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण होगा। चलिए हम रखते हैं हम 14 तक। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न से हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज 13 तक हो गया, 13 प्रश्न तक हो गया, इसके बाद 14 प्रश्न तक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 14 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर, वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट जरूर कीजिएगा और एक कमेंट। ठीक है, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है।